आज हम के कृष्ण रेड्डी की किताब के सारांश पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं और इसकी जो शुरुआत है वो ही बहुत कुछ कह देती है। भारत का इतिहास एक बहती हुई सांस लेती कहानी। हाँ, और ये जो पंक्ति है, बहती हुई सांस लेती कहानी, ये अपने आप में बहुत गहरी है ना? इसका मतलब ये है कि इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, बदलती रहती है। बिल्कुल। और इसी सोच को सारांश की अगली पंक्ति और भी ज्यादा साफ कर देती है। वो कहती है, भारत का इतिहास किसी किताब की शुरुआत नहीं है, ये इंसान की उस पहली सांस से शुरू होता है जब उसने सिर्फ जिंदा रहने से आगे सोचना शुरू किया। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। मतलब इतिहास की शुरुआत किसी तारीख से नहीं हुई। नहीं, वो तब शुरू हुआ जब इंसान ने सिर्फ कह सकते हैं पेट भरने से ऊपर उठकर सवाल पूछना शुरू किया। सोचा होगा कि ये तारे क्या हैं, हम सब साथ क्यों रहते हैं। असली कहानी तो वहीं से, मतलब सोच से शुरू होती है। और ये उस आम धारणा को भी तोड़ती है जिसके बारे में सारांश में लिखा है। कभी कभी हम इतिहास को राजाओं, युद्धों और तारीखों की सूची समझ लेते हैं, लेकिन के कृष्ण रेड्डी इस भ्रम को शुरुआत में ही तोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि अगर इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी होती तो उसमें हम और आप कहाँ होते। सही बात है। रेड्डी का नजरिया ये है कि इतिहास सत्ता की नहीं, सभ्यता की कहानी है, और सभ्यता हमेशा आम आदमी से बनती है। मतलब एक राजा शायद एक महल बना दे, पर उस सभ्यता को जिंदा रखने वाला तो वो आम इंसान ही है जो शहर में रहता है, जो उस महल की ईंट बनाता है। इसी बात को महसूस करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर कल्पना भी दी है। हाँ, सोचिए, जब इंसान पहली बार नदी के किनारे रुका होगा, उसने आग जलाई होगी और ये समझा होगा कि अब उसे रोज जगह नहीं बदलनी है। वहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, एक बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, मतलब एक घुमंतू जीवन से एक स्थिर समाज की तरफ पहला कदम। और इसी एक फैसले से गांव बसे, खेती शुरू हुई, समाज की नींव पड़ी। तो चलिए इस विचार को जमीन पर उतारते हैं और पहले ठोस उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। सारांश हमें ले जाता है सिंधु घाटी तक। लगभग 2600 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता उभरती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये नाम हम सबने सुने हैं, लेकिन सारांश एक बहुत अच्छी बात कहता है कि ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस सोच के सबूत हैं जहां इंसान ने अनुशासन को अपनाया। अनुशासन। और ये किस तरह का अनुशासन था? स्रोत बताता है, सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां, सार्वजनिक स्नानागार, ये सब बताता है कि समाज व्यक्ति से ऊपर था। बिल्कुल। सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले लोग अपने निजी फायदे से ज्यादा पूरे समाज की भलाई, उसकी सफाई के बारे में सोच रहे थे, जिसे हम आज सिविक सेंस कहते हैं। हाँ, वही नागरिक बोध कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके घर के अंदर तक नहीं है। और सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां ये बताती हैं कि वो शहर योजना बनाकर बसाए गए थे, ऐसे ही नहीं। और यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखती है। क्या? आज हम सिविक सेंस की कमी की बात करते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या हम पीछे चले गए? ये एक चुभने वाला सवाल है और ये सोचने पर मजबूर करता है। उस सभ्यता की एक और खासियत थी। अच्छा? ये सभ्यता बिना बड़े युद्धों के भी हजारों साल चली। इसका मतलब साफ है, ताकत हथियारों में नहीं, व्यवस्था में थी। वाह! मतलब एक अनुशासित और व्यवस्थित समाज ही असली ताकत है। सही बात है। अच्छा, तो इस शहरी सभ्यता से कहानी आगे कैसे बढ़ती है? सारांश बताता है, फिर समय बदलता है। लोग उत्तर पश्चिम से गंगा के मैदानों की ओर बढ़ते हैं। यहीं जन्म लेता है वैदिक काल। ये एक बड़ा बदलाव था, भौगोलिक भी और सांस्कृतिक भी। सिंधु घाटी की कहानी शहरों और व्यापार की थी, पर वैदिक काल की कहानी वो ज्ञान और दर्शन के आसपास बुनी गई। इसकी पहचान वेद हैं, पर जैसा सारांश कहता है, इनमें सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं है, इनमें प्रश्न है। और वो भी कैसे प्रश्न? कौन हूं मैं? ये संसार क्या है? मृत्यु के बाद क्या? बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जो इंसान आज भी पूछ रहा है ना। हाँ, आज भी। और ये जो पूछने की परंपरा है, यही भारत की सोच का केंद्र रही है। उपनिषदों में क्या है? गुरु और शिष्य के बीच संवाद है, डर नहीं। शिष्य को पूरी आजादी थी सवाल पूछने की, जिसे आज हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हाँ, आलोचनात्मक सोच। तो सारांश के मुताबिक भारत में ये सोच नई नहीं है, ये हमारी जड़ों का हिस्सा है। लेकिन इतिहास की एक कड़वी सच्चाई भी है। हाँ, और उसे स्वीकार करना भी जरूरी है।
समय के साथ वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई और यहीं से समानता की सोच को चोट पहुंची। ये भी इतिहास की सच्चाई है और के कृष्णा रेड्डी इसे छुपाते नहीं। तो ज्ञान की परंपरा के साथ साथ एक सामाजिक बंटवारा भी आया। बिल्कुल, ये भी उसी बहती हुई नदी का एक हिस्सा है। तो ज्ञान की चर्चाओं से आगे बढ़कर कहानी अब राज्यों और राजनीति की तरफ मुड़ती है। लगभग 600 ईसा पूर्व छोटे छोटे राज्य, महाजनपद उभरते हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन साथ में राजनीतिक चेतना भी बढ़ती है। ये वो दौर था जब शासन कैसे चले, राजा के कर्तव्य क्या हों, इन सब पर विचार शुरू हुआ और इन्हीं छोटे राज्यों के संघर्ष से एक बड़े साम्राज्य का, कह सकते हैं, सपना पैदा हुआ। और फिर मौर्य साम्राज्य आता है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता बनाते हैं, लेकिन असली मोड़ आता है सम्राट अशोक के साथ। और वो मोड़ एक बहुत बड़ी त्रासदी से आता है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, हिंसा की पराकाष्ठा। लेकिन यहीं एक शासक टूटता है और बदलता है। ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। एक जीता हुआ राजा जो जीत का जश्न नहीं मना रहा बल्कि पछताप कर रहा है। अशोक का धम्म ये दिखाता है कि राजा भी इंसान होता है और सत्ता का असली उद्देश्य डर नहीं, कल्याण है। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। आज जब हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की, तो क्या उसकी जड़ें यही हैं? रेड्डी के अनुसार उसकी जड़ें यहीं दिखाई देती हैं। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए वो एक तरह से अपनी प्रजा से एक संवाद थे। मौर्य साम्राज्य के बाद कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, गुप्त काल, लगभग 320 से 550 ईस्वी। सारांश में भी इसे स्वर्ण युग ही कहा गया है। पर इसकी वजह सिर्फ सोना चांदी नहीं थी। इसकी वजह थी ज्ञान और कला, आर्यभट्ट, शून्य की अवधारणा, संस्कृत साहित्य, अजंता की गुफाएं। ये सब बताता है कि जब समाज स्थिर होता है तो कला और विज्ञान फलते फूलते हैं। मतलब जब रोज रोज की लड़ाई और असुरक्षा का डर ना हो, तभी दिमाग नई चीजें सोच पाता है। बिल्कुल। तो इसमें आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। क्या? आज के समय में जब इनोवेशन की बात होती है तो इतिहास सिखाता है शांति विकास की माँ है। शांति विकास की माँ है। बहुत खूब। अब हम इतिहास के एक ऐसे हिस्से में आते हैं जिसे लेकर बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। मध्यकाल को अक्सर सिर्फ संघर्ष के रूप में देखा जाता है, लेकिन के कृष्णन रेड्डी इसे एक परिवर्तन काल मानते हैं। ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। इसे सिर्फ लड़ाइयों के दौर की तरह देखना अधूरा होगा। रेड्डी कहते हैं कि ये एक संगम का दौर था। संगम? हाँ, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, हाँ, युद्ध हुए, लेकिन साथ में नई भाषाएं बनी, नई कला उभरी, भक्ति और सूफी आंदोलन आए। और इन आंदोलनों के केंद्र में भी आम इंसान ही था। कबीर, नानक, चैतन्य, ये सब समाज को जोड़ने की कोशिशें थीं। सही बात है। ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि ईश्वर किसी एक धर्म या जाति का नहीं है, वो सबका है। कबीर जुलाहे थे, रैदास चर्मकार थे। ये लोग समाज के हाशिए से आकर सबसे ऊंची आवाज बन रहे थे। तो आज जब हम विविधता में एकता कहते हैं तो ये सिर्फ नारा नहीं, इतिहास की सीख है। हाँ, और ये सीख इसी दौर के संगम से निकली है। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। अंग्रेजों का आना। हाँ, 1757 प्लासी की लड़ाई और भारत का भाग्य बदल जाता है। अंग्रेज आते हैं, शासन करते हैं, संसाधनों का शोषण करते हैं। वो एक बहुत अंधकार भरा दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को, उसके स्वाभिमान को तोड़ा गया। लेकिन जैसा सारांश याद दिलाता है, इतिहास एक ही रंग का नहीं होता। मतलब शोषण के साथ साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों को भी नहीं थी। वो क्या था? किताब के मुताबिक रेलवे, अंग्रेजी शिक्षा, प्रिंट मीडिया, ये सब नियंत्रण के औजार थे, लेकिन इन्हीं से राष्ट्रवाद भी फैला। ये बहुत दिलचस्प है ना? उन्होंने रेलवे बनाई अपने फायदे के लिए। हाँ, ताकि माल और सेना जल्दी पहुंच सके। पर उसी ट्रेन में बैठकर बंगाल का आदमी पंजाब के आदमी से मिला और उन्हें लगा कि हम सब एक हैं। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा दी क्लर्क बनाने के लिए, पर उसी को पढ़कर भारतीयों ने आज़ादी और लोकतंत्र के विचार जाने। मतलब जिन हथियारों से वो हमें बांधना चाहते थे, उन्हीं से हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। और रेड्डी के अनुसार आज की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून, ब्यूरोक्रेसी इसी दौर की विरासत है। अच्छा हो या बुरा, ये हमारी सच्चाई का हिस्सा है। और इसी पृष्ठभूमि में जन्म होता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का।
1857 का विद्रोह, फिर कांग्रेस का गठन, गांधी का आगमन, ये आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं था। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कुछ पढ़े लिखे लोगों का समूह नहीं था। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब शामिल थे। ये आम लोगों की लड़ाई बन गई थी। और इस लड़ाई का हथियार दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। अहिंसा। हाँ, अहिंसा कोई कमजोरी नहीं थी, ये नैतिक साहस था। सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने निहत्थे खड़े हो जाना। इसके लिए शारीरिक बल से कहीं ज्यादा आत्मबल चाहिए। इसीलिए सारांश हमें याद दिलाता है, आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है, ये आजादी मुफ्त नहीं मिली। इसके पीछे लाखों लोगों का त्याग है। 1947 के बाद इतिहास खत्म नहीं हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र शुरू हुआ, चुनौतियां आईं, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और वो चुनौतियां जाति, धर्म, आर्थिक असमानता, ये सब आज भी सवाल हैं। इतिहास की नदी आज भी बह रही है। तो अंत में ये किताब हमें क्या सिखाना चाहती है? के कृष्णा रेड्डी ये याद दिलाते हैं कि इतिहास हमें ये नहीं बताता कि हम कितने महान थे, बल्कि ये सिखाता है कि हम कितने जिम्मेदार बन सकते हैं। ये सबसे जरूरी सीख है। इतिहास सिर्फ गर्व करने के लिए नहीं है, वो एक आईना है जो हमें हमारी कमियां भी दिखाता है ताकि हम उनसे सीख सकें। जी, स्वतंत्रता के बाद के भारत पे थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। सारांश कहता है 1947 की आजादी के साथ भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, बल्कि पहली बार उसने खुद को देखने की कोशिश की। ये पंक्ति बहुत गहरी है। मतलब हजारों साल से भारत एक भौगोलिक इकाई तो था, लेकिन पहली बार उसे एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनानी थी। और माहौल बहुत मुश्किल था। देश बटा था, लाखों लोग विस्थापित थे, दंगे थे, घाव ताजा थे। ऐसे में इतने बड़े और विविध देश को एक साथ रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ये कैसे हुआ? सारांश इसका जवाब देता है, ऐसे समय में भारत को सिर्फ भावनाओं से नहीं, संविधान से जोड़ा गया। और दिल्ली में जो संविधान सभा बैठी, वो सिर्फ कानून नहीं बना रही थी। नहीं, वो एक सपना बुन रही थी। जैसा सारांश कहता है, ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। ये एक ऐसी कोशिश थी अलग अलग सोच, जाति, धर्म और भाषा वाले लोगों को एक ढांचे में बांधने की। और यहीं पर रेड बहुत बड़ी बात कहते हैं, इतिहास में पहली बार भारत ने यह तय किया कि शक्ति राजा की नहीं, कानून की होगी। ये क्रांतिकारी बदलाव था। रूल ऑफ लॉ, मतलब प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, सब कानून के सामने बराबर हैं। और आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो सारांश में याद दिलाता है कि वो किसी उपहार की तरह नहीं मिले, वो इतिहास की सबसे लंबी बहस का नतीजा है। बिल्कुल, हर अनुच्छेद पर महीनों तक बहस हुई ताकि एक मजबूत नींव रखी जा सके। देश को राजनीतिक रूप से तो जोड़ दिया, लेकिन आर्थिक रूप से खड़ा करना भी जरूरी था। हाँ, भारत ने समाजवादी रास्ता चुना। 5 वर्षीय योजनाएं बनी, कारखाने लगे, बांध बने। मकसद साफ था, गरीबी कम करनी है, देश को खड़ा करना है। लेकिन हर योजना कागज पर जितनी सुंदर होती है, जमीन पर उतनी आसान नहीं होती। सही बात है। और इसी से एक सवाल पैदा होता है जो आज भी उतना ही जरूरी है, विकास किसके लिए और किस कीमत पर? ये बहस आज भी जारी है। और सिर्फ विकास ही नहीं, भारत का लोकतंत्र भी एक लगातार चलने वाला प्रयोग है। करोड़ों लोग वोट देते हैं, ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं, ये भरोसे की कहानी है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं है। नहीं, ये सवाल पूछने से चलता है, आलोचना से चलता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार से असहमति रखना देशद्रोह नहीं, बल्कि एक नागरिक का अधिकार है। और सारांश हमें एक बहुत अच्छी बात याद दिलाता है कि लोकतंत्र शोर नहीं, संवाद मांगता है। मतलब हमें बहस करनी चाहिए, झगड़ा नहीं। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच जमीनी हकीकत क्या है? किताब ये भी बताती है कि कानून बदलने से समाज तुरंत नहीं बदलता। जाति व्यवस्था, लैंगिक असमानता, आर्थिक खाई, ये सब आज भी मौजूद हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी सीख है। आप कानून में छुआछूत को खत्म कर सकते हैं, पर लोगों के दिमाग से उसे निकालने में पीढ़ियां लग जाती हैं। लेकिन फर्क ये है कि आज सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, आज दलित, महिलाएं सब अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। और यही बदलाव की निशानी है। इतिहास कभी ये वादा नहीं करता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि बदलाव संभव है। तो आज का भारत एक साथ कई समयों में जी रहा है। एक तरफ हम मंगल पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज में आज भी पुरानी रूढ़ियां हैं। ऐसे में इतिहास हमें क्या सिखाता है? वो एक चेतावनी देता है। अगर हम सिर्फ गर्व में जिएंगे तो गलतियां दोहराएंगे, और अगर सिर्फ शर्म में जिएंगे तो आगे बढ़ना भूल जाएंगे। संतुलन ही सीख है।
तो इस पूरी यात्रा के अंत में सारांश से हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? पहली तो ये कि इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है, ये आज को समझने का औजार है। दूसरी, भारत की असली ताकत उसकी विविधता, उसकी बहस और उसकी सहनशीलता में रही है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, हाँ, अगर हम इतिहास को धैर्य और ईमानदारी से देखें तो हम भविष्य को ज्यादा जिम्मेदारी से जी सकते हैं। ये बहुत गहरी और जरूरी बात है। अपने अतीत को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करके ही हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उम्मीद है इस बातचीत ने भारत के इतिहास को सिर्फ तारीखों के बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा बहती हुई यात्रा की तरह महसूस करने में मदद की होगी। वाकई ये एक ऐसी यात्रा है जो हम सबके भीतर भी हर पल चल रही है। इस गहरी चर्चा को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।